अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने ओप के लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली वो मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई भी डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके स्टोर करवाने के लिए आपको कोई ना कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। वेरिएबल्स की बहुत सारी डेटा टाइप हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, लॉन्ग, अनसाइंड इंट, इनके बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का डेटा स्टोर करवाना है, उस हिसाब से हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन इनकी जब हम करते हैं उससे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के आपको कुछ रूल्स बता देता हूं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में जो है वो एरर आ सकता है। तो आज हम देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं। सपोज मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10। ये मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। अगर हम जस्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो यहां तक एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। और ये वेरिएबल डिक्लेयर, इसमें क्या है, ये वाली जो चीज है ये हमारे पास है डेटा टाइप, और ये क्या है, वेरिएबल का नेम है। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते होते हैं तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो डेटा टाइप लाजमी डिफाइन करनी है वेरिएबल की, और दूसरा वेरिएबल का एक वैलिड नेम रखना है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसी एग्जांपल देखते हैं कि इसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, डेटा टाइप, नंबर 2 वेरिएबल का नेम, और लास्ट में सेमीकोलन लाजमी होना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो दरमियान में कोमा, अभी हम उसको भी डिक्लेयर करके देखते हैं कि उसमें कैसे हम उसको डिक्लेयर करते होते हैं। अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं इंट 8a, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन को मुताबिक सबसे पहले ये क्या है, डेटा टाइप है, और ये क्या है, वेरिएबल का नेम है। लेकिन ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम में के रूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए नेम के अंदर। ये एक गलत अप्रोच है। अगर आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हुए पहले के न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं तो वो गलत होगा। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरह से नहीं करते होते हम लोग। सेकंड, अगर हम देखें कि अगर आप स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक डॉलर साइन, ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते। स्पेशल कैरेक्टर्स को भी हम इस्तेमाल नहीं करते होते। इसके अलावा अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो ये भी एक गलत तरीका है। इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते। सबसे पहले हमेशा जो वेरिएबल डिक्लेयर करते तो उसका एक रूल है। सबसे फर्स्ट रूल यही है कि वेरिएबल जो है हमेशा क्या हो, स्टार्ट हो किसी न किसी लेटर से। तो अगर वो लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि वेरिएबल के रूल के मुताबिक वेरिएबल की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही। उसके बाद हम कुछ और वेज देख लेते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं कि जी आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, सम ऑफ मार्क्स, तो अगर आप सम ऑफ मार्क्स लिख रहे हैं और दरमियान में इस तरह से स्पेस दे रहे हैं तो ये भी गलत तरीका है। वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए कभी भी दरमियान में स्पेस नहीं देते वेरिएबल्स के नेम में। इसका मतलब इससे कंपाइलर जो होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या वेरिएबल का नेम है या क्या कोई और चीज़ है, या फिर तो ये 3 वेरिएबल तो नहीं है कहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपने इस तरह से कुछ डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंट सम, अगर आपने स्पेस देना भी है तो वो आप इस तरह से अंडरस्कोर यूज करेंगे ऑफ मार्क्स। तो अगर आप इस तरह से उसको डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। इसके अलावा दूसरा तरीका इसका ये भी था हमारे पास कि हम लिख लेते हैं इंट तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं
कि अगर आप ये दोनों तरीके जो हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के ये ठीक है। इसके अलावा जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते होते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि वेरिएबल को कोई ना कोई प्रॉपर नेम दिया करें। लाइक अगर आप सम परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अगर 3 वैल्यूज का सम परफॉर्म कर रहे हैं तो कोशिश करें ए बी सी की बजाय आप जो है ना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर यूज कर लें। बेसिकली हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट है, अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो ये कंसिडर करते हैं कि अगर वो एक वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं ए, ठीक है, और ये दोनों मैंने क्या किया है, मैं इन दोनों ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने, और दोनों का काम एक ही है कि मैं इसमें भी कोई ना कोई फर्स्ट वैल्यू जो है ना वो ऐड करना चाहता हूँ, फर्स्ट वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, और इसमें भी कोई फर्स्ट वैल्यू ही स्टोर करवाना चाहता हूँ, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू। स्टूडेंट क्या समझते होते हैं, वो ये समझते होते हैं कि अगर मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ तो ये मेमोरी में जगह ज़्यादा लेगा और ये मेमोरी में जगह कम लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेमोरी का ताल्लुक होता है आपकी डेटा टाइप पे, कि जो आपकी डेटा टाइप होगी मेमोरी में जगह एक वेरिएबल उतनी ही लेगा जिस डेटा टाइप का वो है। सपोज इंटीजर है तो ये 2 बाइट्स मेमोरी में स्टोर करवा, मेमोरी में जो है ना वो लेगा जगह। इसका साइज इस पर वेरिएबल की लेंथ पर, वेरिएबल के नेम की लेंथ पर हरगिज नहीं होता। ये डिपेंड करता होता है कि जो है ना वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन तो हमने देख ली, उसके रूल्स भी देख लिए कि वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का जैसे हमने फार्मूला भी देखा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, डेटा टाइप और क्या है, वेरिएबल का नेम। ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी करना है तो उसके लिए जो होगा वो हम किस तरह से करेंगे, उसका ये तरीका है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डेटा टाइप होगी, देन वेरिएबल का नेम होगा। अब हमने इसको इनिशियलाइज भी करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो इक्वल साइन होता है इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद क्या होगा, हम वेरिएबल की वैल्यू, जो भी हमने वैल्यू उसको असाइन करनी होगी वो लिख देंगे यहाँ पे। तो ये फार्मूला है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का, और इस सिंबल को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करके देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल को प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग से मुराद है कि आप किसी का नेम को स्टोर करवाना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डेटा जो इस्तेमाल करेंगे वो स्ट्रिंग होगी। हम इसको इसी के नीचे लिखते हैं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। स्ट्रिंग ये हमारे पास क्या हो गई है, डेटा टाइप हो गई। उसके बाद वेरिएबल का नेम मैंने लिखना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा स्टूडेंट नेम। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। और अब क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू है तो मुझे जो आगे स्ट्रिंग लिखनी है वो कोट्स के अंदर लिखनी होगी। सपोज हम लिखते हैं जी अली स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख के हम ये इस तरह से जो होगा हम वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते होते हैं। अगर आप इंटीजर वैल्यू में वेरिएबल डिक्लेयर या इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए इंट डेटा टाइप हो जाएगी, वेरिएबल का जो भी नेम है
फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल का नाम लिखा है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आप इस तरह से इंटीजर में भी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जो है ना प्रोग्राम में इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम C++ का एक बेसिक प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि प्रोग्रामिंग C++ में प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं C++ प्रोग्रामिंग कि C++ के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा C++ के अंदर आप जो है ना कुछ डायरेक्टरीज इस्तेमाल करते होते हैं। लाइक C++ के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैश साइन इंक्लूड अगर आप टर्बो सी पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए इस तरह से कोड लिखते होते हैं, लेकिन अगर आप डेव पर काम करते हैं तो मैं वो भी अभी आपको बता दूंगा कि डेव पर किस तरह से कोड लिखा जाता है। क्योंकि जब आईडीई चेंज होता है तो थोड़ा सा कोड लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कुछ आईडीईज में। तो ये हम अभी कर रहे हैं टर्बो सी के लिए। अगर आप टर्बो सी पर काम कर रहे हैं और टर्बो सी पर प्रोग्राम रन कर रहे हैं या फिर बोरलैंड पर प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो कोड लिखना होगा वो आप इसी तरह से लिखेंगे। अच्छा, आगे मूव करने से पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो पूरी लाइन है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये पूरी लाइन जो है हमारे पास, हम इसे क्या बोलते हैं, प्री डायरेक्टिव। और इसमें ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल या डायरेक्टरी फाइल। अब डायरेक्टरी फाइल से क्या मुराद है, अभी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। कुछ कमांड्स को इस्तेमाल करें, डायरेक्टरी फाइल के कुछ फंक्शंस को इस्तेमाल करें, कुछ ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम इसका देखेंगे कि हम इसको डिक्लेयर ही क्यों कर रहे हैं और जो नीचे वाली है ये हमने क्यों डिक्लेयर की है। बेसिकली जो ऊपर वाली हमने प्री प्रोसेस डायरेक्टिव डिक्लेयर की है ये हमने इसलिए इस्तेमाल की है कि जब हम अभी आगे जाके सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो डेफिनेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इस डायरेक्टरी में मौजूद होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। सो अगर आपने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की हुई, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव डिक्लेयर नहीं है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की, तो फिर अगर आप सी आउट और सी इन लिखेंगे तो वो प्रोग्राम में आपको एरर देगा कि इसकी डेफिनेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। सो पहले इसीलिए जो है ना हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की डायरेक्टरी को डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरी बात, मैंने conio.h, तो आपने देखा होगा कि getch एक फंक्शन होता है जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी आउटपुट को अगर स्क्रीन पर स्टेबल करवाना चाहते हैं, उसको तो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, getch का फंक्शन कॉल करते होते हैं और उस फंक्शन की मदद से क्या होता है, स्क्रीन स्टेबल हो जाती है, हमें आउटपुट स्क्रीन पर नजर आती है। अगर हम getch का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है कि स्क्रीन पे फौरन आउटपुट नजर आती है और फौरन बंद होती है विद इन दी सेकंड्स, विद इन दी। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ना आउटपुट को सही तरह से देख नहीं पाते। तो अगर हमें आउटपुट नजर नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और प्री प्रोसेस डायरेक्टिव डिक्लेयर की, और उसमें डायरेक्टरी फाइल क्या थी, conio.h। .h बेसिकली डिनोट कर रहा है हेडर फाइल को और conio क्या है, डायरेक्टरी है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनको एक चीज कंसीडर मत कीजिएगा, ये हेडर फाइल के लिए होता है और conio जो होती है बेसिकली conio डायरेक्टरी। इसी तरह यहाँ पे iostream डायरेक्टरी है और ये क्या है, हेडर फाइल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोग्राम जो भी होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है मेन के फंक्शन से। तो मेन का फंक्शन आपकी मर्जी है, अगर आप टर्बो सी पे काम कर रहे हैं तो आप वॉइड टाइप का, डेटा टाइप का डिक्लेयर करें या इंट डेटा टाइप का, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, कोई डेटा टाइप बतानी होगी, देन फंक्शन का नेम होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पैरेंथेसिस हैं ये बता रही होती हैं कि ये एक फंक्शन है। अगर किसी अगर आप इंट देखें, इंट के साथ मैंने ऐसी कोई पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं की तो इसका मतलब ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये कोई डेटा टाइप तो नहीं है, तो हाँ जी बिल्कुल ये डेटा टाइप है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ जी सम,
तो अब सम का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई फंक्शन भी हो सकता है। नहीं, ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है तब तक जब तक कि मैं ये पैरेंथेसिस इसके साथ नहीं लगाता। जैसे मैंने पैरेंथेसिस लगा दी अब ये फंक्शन बन गया। लेकिन अगर मैंने जस्ट सम लिखा हुआ है तो अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया कि वेरिएबल के लिए डेफिनेशन के मुताबिक, वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक दो चीजों का होना जरूरी है, एक डेटा टाइप, दूसरा वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे ये सिर्फ सम लिखा हुआ है, इसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं है, तो ये अभी भी कुछ भी नहीं है प्रोग्रामिंग में। अच्छा जी, जैसे मैंने मेन का फंक्शन स्टार्ट किया तो उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सेट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और जितनी ये ब्रैकेट्स होती हैं इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम की बॉडी। ये क्या है? प्रोग्राम की बॉडी है। और जो मेन का जो फंक्शन हमने ये डिक्लेयर किया इसका स्कोप भी इस बॉडी के अंदर ही होगा। जब तक ये ब्रैकेट ओपन इनके क्लोज नहीं होती इसे कहते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, और इसे कहते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। इस प्रोग्राम, इस फंक्शन का जो स्कोप है वो स्कोप सिर्फ इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक है। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी इस फंक्शन का स्कोप खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप से मुराद ये है कि इसकी जो लाइफ है, मीन जिंदा जो रहेगा वो सिर्फ इस ब्रैकेट तक रहेगा। जैसे ही ब्रैकेट खत्म, इसकी लाइफ खत्म, ये इसका जो इसके स्कोप में इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसके बाद नेक्स्ट इसके बाहर अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो इसके स्कोप में नहीं आएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। ये मैंने एक सिंपल हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाया है। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले प्री प्रोसेस डायरेक्टरी डिक्लेयर की, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कॉल किया। ऑब्जेक्ट क्या था? आउटपुट का ऑब्जेक्ट था। और इसकी डेफिनेशन कहाँ पे मौजूद है? इसकी डेफिनेशन यहाँ आईओ स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। तो अगर आपने आईओ स्ट्रीम डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, ये जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। देख लीजिएगा अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आता है तो कहीं आपने इसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, या हो सकता है आपने ये डिक्लेयर ही ना किया हुआ, तो इसको एक दफा देख लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने सेकंड यहाँ पे जो है ना प्री प्रोसेस डायरेक्टरी डिक्लेयर की हुई है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो क्यों डिक्लेयर की है? वो इसलिए डिक्लेयर की है कि मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर स्टेबल नजर आए। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी और उस स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। सो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी। अब हम इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं कि अगर मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है दो नंबर्स की, दो इंटीजर्स की, तो वो किस तरह से करूंगा, उनको मैं सम कैसे परफॉर्म करवा सकता हूं। सो आपको क्या लगता है ये आउटपुट ठीक है? नहीं। आप लोगों ने एक चीज पे गौर नहीं किया कि यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या इस्तेमाल की है? इंटीजर। तो इंटीजर जब भी हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो भी मेन के फंक्शन के साथ, तो हमें रिटर्न करवाना लाजमी होता है। तो इस क्योंकि इंटीजर के लिए रिटर्न कंपलसरी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिटर्न की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, रिटर्न 0, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम गेट ch। अब हमारे पास ये आउटपुट आएगी। पहले हमारे पास एरर आना था कि आपने डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर की है और उसमें रिटर्न नहीं करवाया, स्टेटमेंट में रिटर्न नहीं करवाया हुआ। अब हम देखते हैं सम का प्रोग्राम। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो पॉज करूंगा और सम का प्रोग्राम लिख लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं दरमियान में लिखते हुए वीडियो बनाता हूँ। तो अब मैं वीडियो पॉज करके पहले प्रोग्राम लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कि इस स्टेप में मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक फर्स्ट नंबर, दूसरा सेकंड नंबर। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद क्या किया, ये मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ इस लाइन में कि फर्स्ट नंबर। देखें स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए, थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि स्पेलिंग चेंज कर जाते हैं यहाँ पे। तो जो मैंने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया वही उसी वेरिएबल में मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर की वैल्यू यूजर से लेकर स्टोर करवा ली सी इनके थ्रू। उसके बाद क्या किया, दोबारा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिखी है, वो है ENDL। ENDL का मतलब ये होता है कि एंड लाइन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, अभी हम यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर, जैसे ये देखें यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे प्रोग्राम चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आएगा, मेन के फंक्शन पे, मेन के फंक्शन से अंदर आएगा, अंदर आके वो देखेगा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसे उसको मिलेगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर कर देगा फर्स्ट नंबर के लिए और सेकंड नंबर के लिए, दोनों नंबर्स के लिए क्या कर देगा, मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर कर देगा। अब जैसे यहाँ पे आया तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड लाइन पे जैसे ही आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आते ही उसमें मिलेगा फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जैसे ही यूजर स्क्रीन पर एंटर करेगा, सपोज उसने एंटर किया है 10, तो जैसे उसने 10 एंटर किया तो वो 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर की जो मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन थी वहां पे वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो आगे आएगा, आगे आके क्या करेगा, अब कंट्रोल इस वक्त यहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा, इस केस में जो टर्बो सी पे चलाएंगे इसको, तो क्या करेंगे, जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा, ENDL का मतलब है कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, अगली लाइन पे आ जाएगा, मतलब कि जहां पे मैंने ये एंटर सेकंड नंबर लिखा हुआ है इस जगह पे कंट्रोल आ जाएगा। आगे आएगा, वो देखेगा मैसेज प्रिंट हुआ है तो वो मैसेज प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो आगे फिर वो यूजर से मांगेगा इनपुट। सपोज वो एंटर करता है 3, तो जैसे ही उसने एंटर किया 3 तो वो सेकंड नंबर में स्टोर हो जाएगा, तो मेमोरी लोकेशन सेकंड की ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आगे आएगा जैसे ही प्रोग्राम, तो आगे आके वो देखता है कि दोबारा क्या है, स्टेटमेंट ब्रेक करनी है, कर्सर यहाँ था तो अब यहाँ से कर्सर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और मैसेज प्रिंट करवा देगा दिस सम इज, मैसेज प्रिंट हुआ, और मैंने क्योंकि इसी स्टेटमेंट में आगे सम परफॉर्म किया किसका, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, जैसे फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो फौरन वो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन में और यहाँ से लेके आएगा वैल्यू को क्या, 10, जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद है फर्स्ट नंबर की, और उसके बाद यहाँ जाएगा सेकंड नंबर के लिए जाएगा यहाँ पे, और सेकंड नंबर की वैल्यू क्या है 3, वो यहाँ से ले आएगा और इनका सम परफॉर्म करेगा। तो 10 + 3 = 13 होता है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 13। और उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप गौर करें तो डेटा टाइप कौन सी यूज की है, मेन फंक्शन की वॉइड की है, तो मुझे रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिंपल क्या किया, getCH का फंक्शन कॉल किया, तो getCH के फंक्शन के ऊपर आएगा और मुझे स्क्रीन पर इस तरह से आउटपुट दिखा देगा, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा और इस ब्रैकेट से बाहर निकल आएगा, तो आपकी ब्लैक स्क्रीन भी क्लोज हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद डिस्कस करेंगे फंक्शंस को भी, कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, और OOP के बाकी कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।